माय नेम इज राज और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एएलपी सीबीटी टू आंसर की के बारे में। आप सभी लोग जानते होंगे कि अभी कुछ दिनों बाद एएलपी सीबीटी टू होने वाला है। सो एग्जाम पर्सपेक्टिव से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना बहुत इंपॉर्टेंट है और उसी के चलते हुए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ इसमें जो आंसर की है ये 2025 में जो एग्जाम हुआ था उसकी है। मीन्स 2024 में वैकेंसी आया था एएलपी का, ये वो 2024 वाले वैकेंसी का आंसर की है। सो आपके लिए वीडियो बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है बिकॉज इस वीडियो में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उसके साथ में मैंने उसके रिलेवेंट क्वेश्चंस प्लस उसके साथ में उनका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नोट्स के समान मैंने प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आपको बना के दिया हूँ। सो वीडियो के एंड तक बने रहे। टोटल इसमें 200 प्लस क्वेश्चंस बनने वाले हैं और स्टार्ट करेंगे। जितने क्वेश्चंस फर्स्ट वीडियो में बन जाए तो ये पार्ट 1 रहेगा। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। Question number 1 is if the arithmetic mean of A and B is 70 and the arithmetic mean of B and C is 110, what is the value of C minus A? फर्स्ट क्वेश्चन हमारा मैथमेटिक्स है जो अरिथमेटिक मीन पे बेस्ड है। ओके, इसके लिए आपको पता होना चाहिए अरिथमेटिक मीन क्या होता है। अरिथमेटिक मीन नथिंग बट एवरेज। अभी अरिथमेटिक मीन निकाले कैसे उसके लिए मैं आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको आंसर बता रहा हूँ, उसका एग्जैक्ट आंसर क्या है, देन एक्सप्लेनेशन में आपको बताता हूँ। सो इसका करेक्ट आंसर 80 है इस क्वेश्चन का। सो एक्सप्लेनेशन इज द, अभी अरिथमेटिक मीन कैसे निकालना, कैसे अरिथमेटिक मीन होता है सम ऑफ नंबर्स अपॉन जितने भी नंबर है उनसे डिवाइड करना है। ठीक है, वैसा ही हमने एग्जैक्टली क्वेश्चन भी वैसा ही हमने पुट कर दिए। ए प्लस बी का अरिथमेटिक मीन 70 था, ए और बी दो नंबर है इसलिए हमने जो 2 से डिवाइड किया और इसे सॉल्व जब किया तो हमारा ए प्लस बी 140 आया। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। देन बी प्लस सी का अरिथमेटिक मीन 1110 था और दो नंबर थे बी और सी इसलिए 2 से डिवाइड किया था। देन बी प्लस सी हमारा आ गया 220। सो जब हम इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर फर्स्ट को जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तब हमें सी माइनस ए मिल जाएगा, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। ओके, सो सेकंड क्वेश्चन रीजनिंग से है जिसमें हमें दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं और हमें बताना है इंडिपेंडेंट कॉज है या फिर इफेक्ट है या फिर इंडिपेंडेंट है नहीं है, ये हमें बताना है। तो बात करें स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट की तो उसमें क्या लिखा है कि जो ट्रैफिक पुलिस है उसने एक ट्रैफिक एडवाइजरी इशू किया है जो कि रिलेटेड है ट्रैफिक डाइवर्जन के बारे में। ठीक है, और वो 2 दिनों के लिए रहेगा और वो क्यों है जो कि क्लोजर ऑफ राजभवन रोड। ओके, अब सेकंड स्टेटमेंट में लिखा है द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इज प्लानिंग टू रिपेयर द पॉट होल्स इन राजभवन रोड टुमारो। अभी आप ये समझ पा रहे होंगे कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कुछ रोड का काम कर रही है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उसके वजह से हो सकता है कि ट्रैफिक का रेगुलेशन में कुछ इशू किया है। ओके, सो सेकंड इज द कॉज और जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो उसका इफेक्ट है। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ओके, और इसका एक्सप्लेनेशन है, आप चाहे आपको नहीं समझाऊंगा तो आप पढ़ सकते हैं। देन बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की। विच आईसीटी सर्विस इज कॉमनली यूज्ड फॉर एक्टिविटीज लाइक रेलवे रिजर्वेशन इन ई गवर्नेंस। इसका करेक्ट आंसर है वेब पोर्टल्स। अभी इसका एक्सप्लेनेशन आप देखिए। अभी वेब पोर्टल्स क्या होता है, ठीक है, एक स्टैंडर्ड आईसीटी सर्विस है जो कि रेलवे रिजर्वेशंस के लिए यूज होती है। अभी इसका यूज क्या है वेब पोर्टल्स का, एक सेंट्रलाइज एक्सेस होता है जो कि मल्टीपल गवर्नमेंट सेक्टर को एक सिंगल इंटरफेस में जोड़ता है। ठीक है, जो जोड़ने के बाद में क्या क्या जोड़ने के बाद में हमें इन्फॉर्मेशन हो गया, शेड्यूल्स हो गया, डाटाबेस हो गया, उनको एक जगह पे यानी गैदर करता है। अभी उससे हमको यूजफुल चीज़ें क्या मिलेंगी, तो जैसे कि हम देखते हैं सीट अवेलेबिलिटी चेक करते हैं, फेयर्स, ट्रेन टाइमलाइंस। अभी उसका प्रॉपर एग्जांपल मैं जैसा आप मैंने नोट डाउन किया हूँ, आईआरसीटीसी एप्लीकेशन है, उसमें हम देखते हैं ट्रेन देखते हैं, सीट अवेलेबिलिटी देखते हैं, टाइमिंग्स देखते हैं, टिकट्स बुक करते हैं, यानी एक जगह सारा काम हो जा रहा है ना, वो रियल टाइम इंटीग्रेशन हो गया। ओके, बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 रीजनिंग से है। Refer to the following letter and symbol series and answer the question that follow. Counting to be done from left to right only. Okay. अभी एक सीरीज दिया हुआ है नंबर्स का। अभी उस पे रेगुलेशंस दे दिया लिख के ऊपर। अभी क्वेश्चन क्या है ऊपर दे, हाउ मेनी सच सिंबल्स आर देयर इन ईच ऑफ विच इज इट इमीडिएटली प्रोसीडेड बाय लेटर एंड आल्सो इमीडिएटली फॉलोड बाय अनदर सिंबल। सो क्वेश्चन हमें पूछ रहा है कि ऐसे कितने सिंबल है जो एक लेटर से प्रोसीड हुए हैं और एक सिंबल को फॉलो कर रहे हैं। ओके, यानी कुल मिला के हमें ऐसा सिंबल ढूंढना है जिसके पीछे एक लेटर है और आगे एक सिंबल है। ओके, सो मैंने एक्सप्लेनेशन में नोट किया हो जो कि आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। तो मैंने पूरे सीरीज को स्टेप बाय स्टेप ब्रेक करके लिख दिया हो जो कि आप अच्छे से स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। जो मैंने लिखा हो नोट्स एक्सप्लेनेशन में, जो लास्ट से सेकंड है उसमें मैच हो रहा, जैसे कि सिंबल है, उसके बाद में सॉरी लेटर है, सिंबल है और सिंबल है। सो ये एक ही है जो हमारे क्वेश्चन से मैच खा रहा। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4।
Question number 5 is, in a rare coin collection, there was a one gold coin for every 5 non-gold coins. Then 18 more gold coins were added to the collection, after which the ratio of gold coins to non-gold coins become 5:7. How many coins in all row there in the collection? Okay. So इसका करेक्ट आंसर है आंसर 60. सो एक्सप्लेनेशन में मैंने आंसर कैसे आया वो एक्सप्लेन कर दिया हूँ, थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ. मान लीजिए कि जो गोल्ड कॉइन है वो एक्स है और नॉन गोल्ड कॉइन 5x है. सो अगर बाद में क्वेश्चन बोल रहा है हमसे कि 18 और गोल्ड कॉइन हमने इसमें ऐड किया, तो हम रेशो मेथड में इसको सेट करेंगे. एक्स में जो हम एक्स गोल्ड कॉइन थे उसमें 18 गोल्ड कॉइन ऐड कर दिए अपॉन 5x जो नॉन गोल्ड कॉइन्स थे. अभी उसका प्रेजेंट रेशो हो गया 5:7. ओके, रेशो मेथड में हम क्वेश्चन को सेट करेंगे. जो हमारा गोल्ड कॉइन थे एक्स, उसमें 18 गोल्ड कॉइन जो क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, 18 मोर गोल्ड कॉइन्स जो ऐड करेंगे और रेशो मेथड में इक्वेशन को सेट करेंगे. इक्वेशन सेट होने के बाद में हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे. जो x प्लस 18 है उसका मल्टीप्लीकेशन 7 के साथ में, और जो 5x है जो नॉन गोल्ड कॉइन्स है उसका रेशो 5 के साथ में. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने के साथ ये हमारा इक्वेशन ऐसा बन जाएगा. देन जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाले इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारा x की वैल्यू 7 आ जाएगी. मीन्स x हमने पुटअप किया था इक्वल्स टू गोल्ड कॉइन्स, जो बाद में x की वैल्यू जो 7 पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 60. देन बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की. व्हाट विल कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग इक्वेशन इफ प्लस एंड माइनस आर इंटरचेंज एंड इनटू एंड डिवाइड्स आर इंटरचेंज. क्वेश्चन सिंपल है, कुछ नहीं है. इक्वेशन के जो साइंस है उनको चेंज करना है. साइंस मीन्स ऑपरेटर्स को चेंज करना है और सॉल्व करना है बॉडमस लगा के. एक्सप्लेनेशन में दिया है, आप जैसा स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे एज इट इज आप देख सकते हो, सॉल्व कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें. द एरिया ऑफ 3 एडजेसेंट फेसेस ऑफ अ सॉलिड क्यूबॉइड are 190 centimeter square, 285 centimeter square and 150 centimeter square. What is the volume of the cuboid? एक क्यूबॉइड दिया है, उसकी 3 साइड का एरिया दिया है और हमें वॉल्यूम पूछा हुआ है. जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, एक वॉल्यूम येलो कलर में बना हुआ है. ऊपर ओरिजेंटली लेंथ है उसका, विड्थ है और वर्टिकली उसकी हाइट. ओके, सो अभी हमको एरिया दिया है, उस पे से हमको अभी उसका वॉल्यूम निकालना है. कैसे निकालना है वो स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे. सो क्वेश्चन नंबर 7 के जो आंसर है उसकी बात करें तो हमें क्यूबॉइड दिया है, उसकी 3 साइड का एरिया दिया है. ठीक है, उसको हमने ऐसा नोट डाउन कर दिया. उसके तीनों साइड का एरिया हमने गिवन में पुट डाउन कर दिया है. ठीक है, अभी आरएचएस और एलएचएस मीन्स ऐसा समझिए ये साइड और ये साइड दोनों इक्वल है, दोनों को मिला के एक इक्वेशन बना दिए. इनका मल्टीप्लीकेशन और इसका मल्टीप्लीकेशन और इसका मल्टीप्लीकेशन इक्वल कर दिए. देन हमको इक्वेशन मिल गया ये. ओके, देन इसको सॉल्व करने के बाद में हमारा इक्वेशन बन गया ऐसा. ठीक है, और ये एज इट इज नोट कर दिए. उसके बाद में आप सभी जानते होंगे वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट. ओके, हमारा लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट आ गया. ठीक है, उसी की जगह हमने वॉल्यूम पुट कर दिए. अभी नेक्स्ट वॉल्यूम का स्क्वायर दिया है तो हम क्या करेंगे, जो स्क्वायर है उसको अंडर रूट में कन्वर्ट कर लेंगे. अंडर रूट में कन्वर्ट करने के बाद में हमारा आंसर आ जाएगा. जैसा क्वेश्चन में अभी हमारा आंसर वी स्क्वायर में आ गया है, वही सेकंड टाइम में वी को हटा के अंडर रूट डालेंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा. देन बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की. विच आर द फॉलोइंग कॉमनली यूज्ड टू ट्रीट ड्रिंकिंग वाटर. ये क्वेश्चन अपने रियल लाइफ से जुड़ा हुआ है. सभी लोग घर पे भी देखे होंगे क्लोरीन का यूज करते बहुत सारा लोग, या फिर बाहर गए कहीं पे तो वाटर क्लीनिंग के पर्पज से क्लोरीन का यूज किया जाता है. ठीक है, तो करेक्ट आंसर है क्लोरिनेशन. अभी क्लोरिनेशन क्या होता है इसका शॉर्ट में थोड़ा एक्सप्लेनेशन में मैं लिख दिया हूँ. एक प्रोसेस होता है जिसमें हम क्लोरीन या फिर क्लोरीन के कंपाउंड ड्रिंकिंग वाटर में ऐड करते हैं, जिससे बैक्टीरिया है, वायरसेस है या फिर डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो वाटर में नहीं रहे और पानी सेफ हो जाए पीने के लिए. ओके, बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की. ये भी क्वेश्चन मैथ का आ गया. अभी इसका पहले मैं आंसर बोले तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट. ठीक है, और इसका एक्सप्लेनेशन मैंने स्क्रीन पे दे दिया. सेव 10% ऑफ हिज मंथली इनकम. इफ हिज मंथली इनकम इंक्रीज बाय 30% देन ही सेव 20% मोर देन द प्रीवियस सेविंग. द परसेंटेज इंक्रीज इन हिज एक्सपेंडिचर. सो क्वेश्चन बोल रहा है कि एक आदमी है जो 10% अपने मंथली इनकम का सेव करता है. अभी उसकी मंथली इनकम इंक्रीज हो गई 30% से, अभी उसकी सेविंग भी 20% पहले से बढ़ गई है. ओके, सो लेट अज्यूम दैट कि आदमी 100 रुपये कमा रहा है, अब उसकी सेविंग 10 रुपये है और अभी एक्सपेंडिचर कितना हो गया, 100 में से 10 गया तो 90. ओके, अभी न्यू सिनेरियो में ऐसा है कि अभी उसकी 30% इनकम बढ़ चुकी है और सेविंग उसकी 20% बढ़ चुकी है. 20% बोले तो 10 रुपये का 2. सो पहले 10 रुपये थी, अभी उसकी सेविंग हो गई है 12. ओके, अभी 130 में से 12 रुपीज सेविंग है तो एक्सपेंडिचर कितना होगा 118, जो भी मैं अच्छे से यहाँ पे नोट डाउन कर दिया हूँ. अभी क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है कि उसकी एक्सपेंडिचर में इंक्रीज कितना हुआ पहले से. सो पहले 19 था उसका एक्सपेंडिचर, अभी 118 हो चुका है. सो ओवरऑल 28 रुपीज उसका एक्सपेंडिचर बढ़ चुका है. कितने पे, 90 रुपीज पे. सॉल्व करने के लिए
28/90 इंटू 100, इसको सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा 31.11। सो बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, विच केमिकल प्रोसेस इन्वॉल्व रिप्लेसिंग द आर ग्रुप ऑफ एन अल्कोहल विद द आर ग्रुप ऑफ एन ईस्टर टू प्रोड्यूस बायोडीजल फ्रॉम वेजिटेबल डिस्क, सॉरी वेजिटेबल ऑयल्स। सो इसका आंसर है ट्रांसटेरिफिकेशन, एक्सप्लेनेशन दिया है, आप पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, हाउ मेनी फोल्ड्स इज रिक्वायर्ड टू फोल्ड एन A2 साइज ड्राइंग शीट 420 mm into 594 mm अकॉर्डिंग टू BIS-SP 46 2003। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे BIS-SP क्या होता है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड स्पेशल पब्लिकेशन, ये इसका लॉन्ग फॉर्म होता है, जो कि ये उसका नंबर है। उसमें क्वेश्चन बोल रहा है कि इसके अनुसार जो A2 साइज का पेपर होता है उसमें कितने फोल्ड करना चाहिए। सो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 3 फोल्ड्स हमें करनी चाहिए। अभी इसके बारे में एक्सप्लेनेशन में दे दिया हो, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। BIS-SP 46 2003 स्पेशल पब्लिकेशन इज ए लैंडमार्क स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट पब्लिश बाय ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, जो मैं आपको पहले ही बताया, BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। अभी ये जो BIS-SP है 46 2003, ये क्या है, ये टाइटल को रिप्रेजेंट कर रहा है। कौन से टाइटल को, इंजीनियरिंग ड्राइंग प्रैक्टिस फॉर स्कूल एंड कॉलेजेस। अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये 0 से A4 साइज के पेपर का जो साइज होता है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। आपको ये कंपलसरी याद करना है, क्योंकि अगर आप ALP के पेपर का पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको कंपलसरी ये आना चाहिए, क्योंकि कभी भी कोई भी क्वेश्चंस पूछ लेता, ये 0 का साइज बोलो, A1 का साइज बोलो, A2 का साइज बोलो, कोई भी साइज पूछ लेता है तो आपको याद करना है। अभी इसमें 2 ऑप्शंस दिए हैं, एक ट्रिम साइज, एक अनट्रिम साइज। अभी क्या होता है वो बता रहा हूँ। ट्रिम साइज बोले तो जो फाइनल सीट होती है ड्राइंग की, या फिर कोई चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हो तुम वो सीट, वो होती है। और जो अनट्रिम बोले तो जैसा तुम अभी ड्राइंग करने वाले हो, उसके पहले जो साइज होता है वो अनट्रिम बोला जाता है। जैसे वो क्यों बोला जाता है बता रहा हूँ। अभी आप ड्राइंग किए, उसके जो एजेस होते हैं उसमें टीयर वियर आता है। सो फाइनली जब ड्राइंग या फिर अपना वर्क कंप्लीट हो जाता है तो वो एजेस को कट कर दिया जाता है। सो जो फाइनल बचता है वो ट्रिम साइज होता है, तो आपको ट्रिम साइज याद रखना है। देन बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हीट इंसुलेटर। अभी सभी लोग जानते हैं कि सिल्वर हीट इंसुलेटर नहीं होता, प्लास्टिक वूल रबर हीट इंसुलेटर होता है। ओके, देन बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। आप अगर इंडस्ट्री में हो, आप अभी ELP के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, सो आपको प्रिवेंटिव मेंटेनेंस रहे या फिर ब्रेकडाउन मेंटेनेंस रहे या कोई मेंटेनेंस रहे, इवन आपको जस्ट मेंटेनेंस का भी डेफिनेशन पता होना चाहिए। अभी आपने कोई ने पूछ लिया व्हाट इज मेंटेनेंस, आपको मेंटेनेंस भी पता रहना चाहिए। सो मेंटेनेंस होता है, मेंटेनेंस एक टाइप का वर्क डन है जो किसी भी मशीन को गुड कंडीशन में या गुड हेल्थ में रखने के लिए किया जाता है एट अ रिलीएबल कॉस्ट। ओके, सो हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का एग्जांपल बोलो। सो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कंडक्टिंग रेगुलर रूब्रिकेशन एंड इंस्पेक्शन। क्वेश्चन नंबर 14 इज विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट आर यूज्ड टू मेजर ओनली फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। जानते हैं कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए बेस यूनिट्स यूज किए जाते हैं। सो थोड़ा सा क्वांटिटीज के बारे में मैं आपको बताता हूँ। जैसे फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है 7, उनके बारे में बोलते हैं। तो मास हो गया, लेंथ हो गया, टाइम हो गया, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनस इंटेंसिटी, ये सारी फंडामेंटल क्वांटिटीज है। ठीक है, और बात करें उनकी यूनिट्स की, सॉरी सॉरी सॉरी, तो उन्हें बेस यूनिट कहा जाता है। जैसे कि हो गया किलोग्राम, मीटर, सेकंड, एम्पियर, मोल, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये उनकी यूनिट्स होती है। बात करें फिर डिराइव्ड यूनिट्स की, ये क्या होती है, तो जो बेस क्वांटिटीज होती है अपनी, यानी जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है उनके जो कैलकुलेट करके जो क्वांटिटीज आती है उन्हें डिराइव्ड क्वांटिटीज बोलते हैं। जैसे हो गया वेलोसिटी हो गया, फोर्स हो गया, पावर हो गया। ठीक है, और उनको जो सॉल्व करने के लिए जो यूनिट्स यूज होती है उन्हें डिराइव्ड यूनिट्स बोला जाता है, जैसे कि मीटर पर सेकंड, न्यूटन, वॉट्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये कुछ उसके बारे में और ज़्यादा इन जानकारी है, आपको ये भी पता रहना चाहिए एग्जैक्टली जो मैं अभी बोला आपको। मास हो गया, टाइम हो गया, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडाइनामिक्स, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनस इंटेंसिटी, ये हो गई सारी की सारी आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज। ओके, और इसके बाद में इनके आगे दिया है इनके यूनिट्स, तो आपको ये साथ याद रखना है। देन ये कुछ डिराइव्ड क्वांटिटीज और उनके यूनिट भी नीचे में दिया हुआ है। ओके, देन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। तो ये एक रीजनिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, अभी सिमिलर 4 ऑप्शन में 4 दिया हुआ है, 4 ऑप्शन जो स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, चारों में कौन सा मैच नहीं हो रहा वो हमें सिंपली पूछा। ठीक है, सो आपको समझाने के लिए मैं ये चार्ट बनाया हूँ। ठीक है, जो भी 4 ऑप्शन दिए हैं उसमें आप एक पैटर्न देखिए, +3, -8, +3। ये जो हमारे फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन है,
ये तीनों में ये वाला लॉजिक लगता है। कौन सा लॉजिक? +3 -3 +3, सॉरी +3 -8 +3। ओके, और जो ऑप्शन नंबर 3 है RUNP, इसमें ये लॉजिक नहीं होता, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। ओके, बात करें क्वेश्चन नंबर 16 की। द रेजिस्टेंस ऑफ अ यूनिफॉर्म मेटालिक कंडक्टर डिपेंड ऑन। सो क्वेश्चन में पूछ रहा है जो रेजिस्टेंस होता है किसी मेटालिक कंडक्टर का, वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है। सिंपली सभी को, सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी को पता रहता है, लेंथ एरिया और क्रॉस सेक्शन मटेरियल पे डिपेंड करता है। थोड़ा सा जानकारी मैं दिया हूँ, इसके बारे में एक्सप्लेनेशन में आप अच्छे से पढ़ के देख सकते हैं। बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की। मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है ये। एक ट्रेन है जो A टू B जाती है स्पीड 40 किलोमीटर/आवर से, रिटर्न आती है B टू E सेम रूट 10 किलोमीटर/आवर से। हमें पूछा है एवरेज स्पीड। सिंपली एवरेज स्पीड निकालने के लिए क्या करना है? फार्मूला ट्वाइस स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 अपॉन स्पीड 1 प्लस स्पीड 2। नोट करके बोलता, एक सेकेंड। ट्वाइस स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 अपॉन S1 प्लस S2। ठीक, फार्मूले में दोनों वैल्यू पुट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। साथ में मैं एक्सप्लेनेशन में भी दिया हूँ। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मैं आपको दूसरा भी रास्ता बता रहा हूँ। जैसे सभी को पता है स्पीड का फार्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, सो वो फार्मूला पुट करके हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जस्ट सपोज ये डिस्टेंस है कोई भी, हमारा दो स्पीड हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में 40 और 10। ठीक है, तो ऐसा नंबर ले लेंगे कि दोनों से इजीली कट जाए। मान लेता हूँ मैं ये डिस्टेंस 80 है। ठीक है, अभी 40 की स्पीड से अगर कोई इंसान जा रहा है तो उसको कितना समय लगेगा? 2 और देन 10 की स्पीड से रिटर्न आ रहा है तो उसको कितना समय लगेगा? 8 और। कैसे निकालेंगे? 80 डिवाइड 10। ओके, तो जाते समय उसको कितना लगा? 2 और लगा। ओके, आते समय उसको कितना और लगा? 8 और लग गया, क्योंकि 10 की स्पीड से आया। अभी टोटल टाइम कितना हो गया हमारा? 10 हो गया। ठीक है, यानी अभी उसको 10 और लग गया, और हमारा टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? जाते समय उसका डिस्टेंस 80, आते समय भी 80। सो अभी टोटल डिस्टेंस हो गया उसका 160 अपॉन 10। सो अभी इसका करेक्ट आंसर आ गया 16। ठीक है, आप ऐसे सॉल्व करें, या फिर फर्स्ट ऑप्शन से जो मैं आपको फार्मूला बताया था, ट्वाइस S1 इंटू S2 अपॉन S1 प्लस S2। ओके, चॉइस इज योर्स। देन बात करें क्वेश्चन नंबर 18 की। तो एक क्वेश्चन भी मैथ से रिलेटेड है। इसमें आपको आइडेंटिटीज का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सो ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करने के लिए एक आइडेंटिटी आना चाहिए। ओके, A square minus B square equals to A plus B into A minus B। ओके, मान लीजिए ये जो है ये है, और x प्लस वाई प्लस जेड ये b है। ओके, देन फर्स्ट ऑफ ऑल हम a प्लस बी की वैल्यू निकालेंगे, देन उसके बाद a माइनस बी की वैल्यू निकालेंगे। तो a प्लस बी पहले निकालेंगे, इसको और इसको प्लस में ऐड कर देंगे। ओके, सो x माइनस वाई माइनस जेड प्लस x प्लस वाई प्लस जेड। ओके, अभी प्लस जेड माइनस जेड कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस वाई प्लस जेड कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, हमारा फाइनल आएगा क्या? 2x। ओके, देन अभी हम फाइंड आउट करेंगे A माइनस बी। ओके, A प्लस बी आ गया हमारा 2। अभी A माइनस बी हमें फाइंड करना है। A की वैल्यू A और B की वैल्यू A। सो अभी A माइनस बी निकालेंगे, x माइनस वाई माइनस जेड माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ओके, इसमें आप सभी को बताया माइनस का साइन है, तो ये सारे साइन ये इसमें जितने भी साइन है वो चेंज हो जाएंगे। सो ये जो x प्लस में था ये माइनस में हो जाएगा, ये जो प्लस में था ये माइनस हो जाएगा, और ये जो प्लस में था माइनस, यानी टोटल माइनस हो जाएगा। अभी ये प्लस एक्स ये माइनस एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा। देन हमारा आंसर आएगा -2y माइनस 2y माइनस 2z। देन हमारा फार्मूला था ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ओके, इक्वल्स टू ए प्लस बी ए माइनस बी। ओके, ए माइनस ए प्लस बी का वैल्यू हम निकाले थे 2x, ए माइनस बी का वैल्यू ये हम अभी निकाल दिए। ओके,
अभी इनको मल्टीप्लाई करेंगे। सो इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे अभी 2x इंटू -2y -2z। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे ये 2xy, सो ये हो जाएगा -4xy, माइनस का साइन है, देन 4x z। ओके, देन उसके बाद में बात करें तो हम इसमें से -4x कॉमन निकाल लेंगे, तो हमारा आएगा y प्लस z। ओके, अभी प्लस कैसे है, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो हमारा फाइनल आंसर ये है। हमारा फाइनल आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 4। सिंपली अभी थोड़ा सा मैं प्रॉपरली ये मेरे को लिखते नहीं जम पा रहा है, उसकी वजह से आप मेरे को नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन आप समझ पा रहे होंगे तो समझिए। ये जो मेन फार्मूला है इसका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसमें जब इसकी वैल्यू जस्ट एक्स माइनस वाई माइनस जेड को ये और एक्स प्लस वाई प्लस जेड को बी समझ के जब वैल्यू आप पुट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 19, रियोस्टेट इन इलेक्ट्रिकल सर्क्यूट इज यूज्ड टू। अभी आप 12th में प्रैक्टिकल किए होंगे रियोस्टेट का। ये रेजिस्टेंस चेंज करने के लिए, कोई भी सर्किट में रेजिस्टेंस चेंज करने के लिए रियोस्टेट का यूज होता है। सो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। बात करें क्वेश्चन नंबर 20 की, तो व्हाट इज द मोस्ट इफेक्टिव वे टू अवॉइड मैकेनिकल हजार्ड व्हेन ऑपरेटिंग लार्ज एंड डेंजरस मशीन। अभी कोई इंडस्ट्री में है, आपको हजार्ड्स को अवॉइड करना है, क्या करेंगे? उसके लिए हमें प्रॉपर ट्रेनिंग होना, एक्सपीरियंस होना, किसी भी तो हजार्ड्स नहीं होगा ना। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। बाकी जो सेकंड ऑप्शन है मशीन डिजाइन डिजाइन टू एलिमिनेट हजार्ड, थर्ड ऑप्शन रेगुलर मशीन मेंटेनेंस ओनली, फोर्थ ऑप्शन एम्प्लॉय फिजिकल फिटनेस ट्रेनिंग ओनली, ये नहीं, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। कुछ एक्सप्लेनेशन में कुछ पॉइंट्स दिए हैं, जैसे कि इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इसके बारे में आपको बताता हूँ मैं। जो थर्ड ऑप्शन है, थर्ड वाला है पीपीज वाला ऑप्शन, ये थोड़ा पढ़ लीजिए, ये आपके काम का है, क्योंकि मेनली कोई भी इंडस्ट्री में गए इसके ऊपर से क्वेश्चन बन जाता, और स्पेशली एलपी वाले एग्जाम में तो पर्सनली बनने का चांस रहता। तो पीपीएस बोले तो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स होते हैं, जो भी अपन काम कर रहे हैं उनसे हमको कोई धोखा ना हो काम करते समय, तो उस समय अपन जो इक्विपमेंट्स यूज करते हैं अपने सेफ्टी पर्पज से, उसको पीपीएस बोलते हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। जैसे कि ग्लूस हो गया, सेफ्टी ग्लासेस हो गया, हेलमेट हो गया, ऐसी चीजें जो हमारे सेफ्टी के लिए हम यूज करते हैं। बात करें 21 नंबर क्वेश्चन की, तो नया स्विम इन अ पूल दैट इज 50 मीटर लॉन्ग, सी कवर 100 मीटर इन 1 minute by swimming from one end of a pool to the other and back along the same straight path. Find the average velocity. ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान देने वाला है, इसमें हमें स्पीड नहीं पूछा है, वेलोसिटी पूछा है। वेलोसिटी अलग है, स्पीड अलग है। वेलोसिटी निकालने के लिए हमको डिस्प्लेसमेंट पता होना चाहिए। मान लीजिए ये कोई एक पूल है जिसकी लेंथ 50 मीटर है। ओके, अभी क्वेश्चन बोल रहा है कि वो 100 मीटर 1 मिनट में डिस्टेंस कवर कर रही है, ठीक है। उसके बाद बोला है कि एक एंड से दूसरे एंड जाके अपने रिटर्न अपने जगह में आ रही है, वो भी स्ट्रेट पाथ में डिस्टेंस कवर कर रही है। सो ऐसा समझिए कि यहाँ से लड़की स्टार्ट की जाना, यहाँ से पॉइंट ए से स्टार्ट हुआ जाना, देन पॉइंट बी पे पहुंच गई, देन बी से स्टार्ट करके स्टार्टिंग पे ए पे आ गई। ओके, जाते समय उसका डिस्टेंस हो गया 50, आते समय उसका डिस्टेंस हो गया 50, टोटल डिस्टेंस हो गया उसका 100, टोटल टाइम 1 मिनट मीन्स 60 सेकंड उसने किया, ठीक है। लेकिन इससे अपन निकालेंगे तो ये हो गया डिस्टेंस, ये हो गया टाइम। ओके, तो ये निकल गया हमारा स्पीड। लेकिन क्वेश्चन हमें पूछा है वेलोसिटी। वेलोसिटी में डिस्टेंस की जगह अपन यूज करते हैं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस। सब मान लीजिए ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल का पॉइंट है ए बी सी। अभी आप ए से स्टार्ट बी तक आए तो आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी ए से लेके ये इतना ही है, तो आपका डिस्प्लेसमेंट भी सी है और डिस्टेंस भी है, ठीक है। लेकिन मान लीजिए आप ए से होते हुए बी आए, बी से होते हुए सी आए, तब आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपका ए से लेके सी तक के आपका जो ये डिस्टेंस है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया। और जो डिस्टेंस है ये ए से लेके सी तक, इतना आपका डिस्टेंस रहेगा। दोनों में फर्क है। डिस्टेंस आपका एक्चुअल डिस्टेंस होता है, तो आपने कितना ट्रेवल किए। जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो आपका शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस होता है आप, ठीक है। सो इस केस में, हमारे क्वेश्चन वाले केस में, लड़की जाके दूसरी जगह जाके अपने सेम पोजीशन में आ गई। सो इनिशियल पोजीशन और उसका फाइनल पोजीशन सेम होने की वजह से उसका डिस्प्लेसमेंट 0 है। 0 को डिवाइड करेंगे 1 मिनट 60 सेकंड से, सॉरी 1 मिनट या फिर 60 सेकंड से, तो हमारा आंसर आएगा 0 मीटर पर सेकंड। बात करें 22 क्वेश्चन नंबर 22 की, अ बल्ब बिना कनेक्टेड अक्रॉस अ volt for a 20 second. If current of a 2 ampere
फ्लो थ्रू इट, कैलकुलेट द हीट एनर्जी जनरेटेड बाय द बल्ब। अभी आपको हीट का फार्मूला पता होना चाहिए, वो होता है करेंट वोल्टेज इनटू टाइम। ओके, अभी हमारा करंट कितना है 2 एम्पियर, उसके बाद में वोल्टेज हमारा 10 है और हमारा टाइम है 20 सेकंड। सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 400 जूल। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। बात करें क्वेश्चन नंबर 23 की। मैकेनिकल एनर्जी इज द सम ऑफ, स्पेस में हमें पुट करना है कि इसमें से चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। सभी को पता है मैकेनिकल एनर्जी दो एनर्जी से कंबाइन करके बनती है, पोटेंशियल एनर्जी और एक काइनेटिक एनर्जी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन में मैं कुछ चीजें लिख के दिया हूं। अभी पोटेंशियल एनर्जी क्यों कैसे आती है और काइनेटिक एनर्जी कैसे आती है। पोटेंशियल एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट में तब आती है जब उसमें पोजीशन या फिर उसके स्टेट की वजह से एनर्जी आती है, और काइनेटिक एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट में तब आती है जब वो ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा होता है, तब उसमें जो एनर्जी रहती है उसको हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। दोनों के फार्मूले होते हैं, अभी मैं आपको बता रहा हूँ। 1/2 एम फी स्क्वेयर, ये होता है आपका काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला, और एक होता है पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला, वो होता है mgh। इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।